हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज भारत के संविधान के स्रोत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन सा संविधान का पार्ट किस देश से लिया गया है और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण था। अलग अलग देशों से अलग अलग संविधान के आधार लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा भारत का संविधान 1935 के अधिनियम से संबंधित है। साथियों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो जिस पद्धति का हमें अनुभव हुआ, तो आज़ाद होने के पश्चात में हमने उसे आसानी से स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी हमारे संविधानविदों ने विश्व के कई अन्य देशों का जो बेहतर संविधान का कंटेंट था उसे अपने देश में शामिल किया, जिससे हमारे देश की जनता का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न होने पाए, हमारे देश के विकास का कोई अवरुद्ध न होने पाए। तो साथियों, अब हम शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में जितने भी प्रकार की, चाहे संसदीय व्यवस्थाएं हों, संघीय तंत्र हो, संघीय तंत्र, राज्यपाल की कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, न्यायपालिका, साथियों न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय, संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। साथियों, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ये वो मुख्य पॉइंट थे जिसका हमारे न्याय प्रणाली में, हमारे कार्य प्रणाली में बहुत ही आवश्यक था। संघीय तंत्र का मतलब हुआ हमारा देश संघीय व्यवस्था से संबंधित है। राज्यपाल का कार्यालय का मतलब ये है कि हम केंद्र और राज्य के मध्य एक प्रतिनिधि का आधार देते हैं। और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका आप समझ ही रहे हैं। लोक सेवा आयोग भी 1935 से संबंधित है। और किस तरह से आपातकाल के संबंध में उपबंध करना चाहिए, इसके बारे में 1935 से लिया गया है। 1935 में सब सारी चर्चाएं की गई हैं। तो साथियों, 1935 की जब भी बात आए तो संघीय तंत्र की बात समझिए, न्यायपालिका, राज्यपाल की कार्यालय, प्रशासनिक विवरण, लोक सेवा आयोग। साथियों, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन जो कि हम ब्रिटेन के गुलाम थे और ब्रिटेन में जो भी प्रक्रियाएं थीं उसी प्रक्रिया के आधार पर वो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था आया, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था आया ब्रिटेन के संविधान से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यही कंटेंट पूछा गया है कि संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। वेरी इंपॉर्टेंट। संसदीय व्यवस्था हुआ, विधायी प्रक्रिया हुआ, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, प्राधिकार, प्राधिकार या परमाधिकार, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली,
साथियों, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया और एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार, ये तीन तो आप रट डालिए। संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार, ये तीनों तो इसलिए रट डालिए कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और यहाँ तक कि यूपीएससी से लगा करके किसी भी एसएससी या अन्य यूपीपी किसी भी एग्ज़ाम में ये तीनों पॉइंट पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, प्राधिकार या परमाधिकार लेख या संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से, साथियों, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो हमारे देश में, हमारे संविधान में मूल अधिकार है। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि जो भी कार्य पद्धतियाँ बनाई गई हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उसका दोबारा जांच करे, उसका परख करे कि क्या संवैधानिक रूप से है या नहीं है। तो जो ये शक्ति है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मूल अधिकार, ये कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, नंबर 1 पर मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नंबर 2 पे पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा पॉइंट है। और उसके बाद में राष्ट्रपति की महाभियोग, फिर सब और हैं। इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से जितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं उसमें मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट रहे हैं। अगला है आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अब आयरलैंड के संविधान से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के
राज्य के नीति के निदेशक तत्व, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड से लिया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है और आए दिन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को फिर मिलेगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचन के पद्धति, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। यानी कि नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा भी है इंपॉर्टेंट ही है, और तीसरा है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये अपने आप में एक पूरा भाग है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन, यानी 2 पॉइंट, एक राष्ट्रपति का निर्वाचन और सदस्यों के नामांकन, ये 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए जो किसी के नॉमिनेशन के लिए या इलेक्शन के लिए बात करता है। वहीं पे एक है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो एक अलग पार्ट, पूरा भाग 4 की बात करता है। तो आयरलैंड के संविधान से ये 3 पॉइंट मुख्य रूप से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कनाडा का संविधान, देखिए कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र की बात करता है। सशक्त केंद्र की बात करता है। तो सशक्त केंद्र की बात अगर करेगा तो राज्य को कमजोर बताएगा, राज्य को कमजोर। तो जहां भी ऐसे तथ्य दिखें तो आप समझ जाइएगा कि वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है, कनाडा के संविधान से प्रेरित है। यानी कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था 1 पॉइंट, और दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र के पास होना। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं? जो तीनों सूची में, यानी केंद्रीय सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों में जो नहीं है, संघ सूची में केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य, समवर्ती में दोनों, जो इन तीनों में नहीं है और फिर भी नियम बनाना है, नियम बनाना है, तो उसे बोला जाएगा अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति। तो ये अवशिष्ट शक्ति किसके पास हो? केंद्र के पास हो। तो ये कौन सा देश कहता है? ये कनाडा कहता है। कनाडा कहता है कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होनी चाहिए। यानी जब अवशिष्ट शक्तियों की बात आए तो केंद्र के पास, सशक्त केंद्र आए तो केंद्र के पास, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होनी चाहिए। यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है।
राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होनी चाहिए। किसके द्वारा होनी चाहिए? केंद्र के द्वारा। केंद्र के द्वारा होनी चाहिए। तो ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जो अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति परामर्श लेगा, राष्ट्रपति परामर्श लेगा, किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से। तो परामर्श जो लेगा, ये भी प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र की बात करता है। सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हों, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करे, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, ये सब कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। और ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चारों के चारों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कई बार पूछा गया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 19 में व्यापार की जो स्वतंत्रता है, व्यापार की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 108 के तहत भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है। साथियों, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 के तहत है और इसकी अध्यक्षता 118 के क्लाज 4 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो 108 के क्लाज 4 118 के क्लाज 4 और 108 के तहत संयुक्त बैठक, ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब आता है कि जर्मनी के संविधान से क्या। तो साथियों, मैंने आपसे कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 में एक पॉइंट मैंने बताया था अभी कि आपातकालीन उपबंध से संबंधित, आपातकालीन प्रावधान, तो ये 1935 के अधिनियम में मैंने बताया था। और ये भी कहा था, इसे याद रखिएगा, जब जर्मनी बताएंगे तो हम इससे तुलना करेंगे। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान। कब? जब मौलिक अधिकारों की बात हो, मौलिक अधिकारों की बात हो। साथियों, 1935 में कहा गया है आपातकालीन प्रावधान होगा, लेकिन जर्मनी के संविधान से लिया गया कि यदि आपातकाल लगता है तो हमारे मौलिक अधिकार का क्या होगा? क्या सारे मौलिक अधिकार शून्य हो जाएंगे या कुछ बचेंगे? तो जो ये व्यवस्था है, मौलिक अधिकारों की जो बात है, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो बात है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ, यानी वर्तमान में जो रूस है, यह 1990 के पहले सोवियत संघ
के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ, क्योंकि यह विभाजित तब नहीं हुआ था। तो इसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने तान हैं ये सब इसमें शामिल थे। तो इसीलिए अविभाजित रूस लिखा हुआ है, क्योंकि जब भारत के संविधान में रूस के संविधान से कुछ लिया गया था, उस समय रूस वर्तमान रूस नहीं था, सोवियत संघ था, यानी अविभाजित रूस था। तो वहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय की बात कही गई है, न्याय कौन कौन सी है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। न्याय। अब ये प्रश्न में आता है कि इसमें स्वतंत्रता में डाल देता है, तो स्वतंत्रता नहीं है, ये न्याय है। ये न्याय की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? रूस से। तो रूस से 2 पॉइंट लिया गया है, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, यानी न्याय से के जो आदर्श हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये रूस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रीय व्यवस्था। वहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन होता है, दोनों का निर्वाचन होता है, यानी कोई भी पद आनुवंशिक नहीं होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। तो वहाँ से गणतंत्रीय व्यवस्था लिया गया है। और वहाँ के जो स्वतंत्रता में जो समानता की बात कही गई है, बंधुत्व की बात कही गई है, तो प्रस्तावना भी कहा गया कि हम बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता को आगे ले जाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आधार पे ये जितनी बातें बताई गई हैं, तो ये दोनों न्याय प्रस्तावना में रूस ने दिया और बंधुत्व ये फ्रांस ने दिया। तो फ्रांस ने 2 बातें दिया, एक गणतंत्र की बात बताई और दूसरा बंधुत्व की बात बताई। तो ये जो 2 पॉइंट हैं ये फ्रांस के संविधान से हैं। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, यहाँ से भी 2 पॉइंट लिया गया है। एक तो जो हम संविधान में संशोधन की बात करते हैं, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भाग 20, जो ये बातें हैं ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब आप लोगों के बात में एक पॉइंट आया होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आना भी चाहिए, कि जब सर आप पढ़ा रहे थे ऑस्ट्रेलिया के संविधान, तब आपने बताया था कि राज्यसभा का नामांकन वहाँ पे नाम लिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया जब मैंने बताया तो वहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और निर्वाचन, ये दोनों याद रखिएगा। जब पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है, तब वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जब पूछे कि निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया,
तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कही गई। ये अनुच्छेद 14 में है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ले गया है। तो साथियों ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अन्य देशों से कहाँ से क्या क्या लिया गया है मैंने आपको बताया। साथियों मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में चर्चा हम करेंगे। जो समितियां बनाई जाती हैं वो दो तरीके से बनाई जाती हैं। एक बनाया जाता है स्थायी प्रवृत्ति का और दूसरा होता है आवश्यकता के अनुसार यानी तदर्थ प्रवृत्ति का, यानी कम समय के लिए, यानी अस्थायी। तो जो हमारे संविधान में मंत्रिमंडल के संबंधित बनाई जाती थी ये लगभग अस्थायी ही होती हैं। आवश्यकता के अनुसार प्रधानमंत्री उन समितियों को बनाने की सिफारिश करता है और बनवाता है। फिर जैसे ही कार्य समाप्त हो जाता है तदर्थ समितियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। फिर आवश्यकता पड़ता है, फिर बनाया जाता है। तो साथियों ये प्रवृत्ति चलता रहता है। लेकिन हमारे संविधान में, मूल संविधान में जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं इनका उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है। बस इतना बताया गया है कि स्थायी या तदर्थ, लेकिन ये भी गैर संवैधानिक है। यानी गैर संवैधानिक या संविधानेतर, अगर कोई भी दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपको मिलता है कि मंत्रिमंडलीय समितियां गैर संवैधानिक हैं, गैर संवैधानिक, तो समझिएगा सही है। या ऐसा लिखा है संविधानेतर, तो ये भी सही है। इसका ही अर्थ होता है गैर संवैधानिक, यानी संविधान से इतर, संविधान से इतर यानी संविधान से अलग। इस शब्द का अर्थ ये होता है। तो अगर कहीं भी आपको मिलता है प्रश्न में कि मंत्रिमंडलीय समितियां गैर संवैधानिक हैं या संविधानेतर हैं, तो आप समझिएगा सही कह रहा है। और अगर प्रश्न में कह दिया कि मंत्रिमंडलीय समितियां संवैधानिक हैं, तो यहां पे दिमाग ये मत लगाना कि भाई संविधान में लिखा है, मंत्रिमंडल की बात कह रहा है तो फिर संवैधानिक ही होगा। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत है, गैर संवैधानिक होगा। और समितियां दो प्रकार की ही होती हैं, स्थायी और तदर्थ। तो जो हम यहां बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली तदर्थ के रूप में आप समझिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा समय की अनिवार्यता और परिस्थितियों की मांग के अनुसार समितियां गठित की जाती हैं। किसी समिति का गठन जो है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जाता है। अगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं किया जाएगा। लेकिन जो स्थायी समितियां होती हैं उसकी आवश्यकता है या नहीं है ये बाद में निर्णय होगा। समितियां प्रतिवर्ष बनती रहेंगी।
स्थायी समितियां प्रतिवर्ष बनती रहेंगी, और जो तदर समितियां होती हैं, आवश्यकता हुआ बनी, आवश्यकता समाप्त, समिति समाप्त, फिर आवश्यकता हुआ फिर बना। तो सदस्य संख्या इसमें 3 से 8 होते हैं। जो समितियां बनाई जाती हैं उसमें जो सदस्य संख्या होती है वो 3 से 8 होती है। कम से कम 3 होंगे और अधिकतम 8 होंगे। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 8 होंगे, कम से कम 3 होंगे, और इसमें कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। अब यहां भी ध्यान रखने की जरूरत है, जो स्थायी समिति होती है, जैसे लोक लेखा समिति हुआ, प्राक्कलन समिति हुआ, तो इनमें मंत्री नहीं होते। लेकिन जो तदर समितियां हैं इसमें कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं, और कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अन्य मंत्री प्रतिबंधित हैं। अन्य मंत्री प्रतिबंधित नहीं हैं, यानी जरूरत पड़ने पे इनको भी बनाया जा सकता है, सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में कैबिनेट मंत्री ही ऐसी समितियों के सदस्य होते हैं, और इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया। किसको? मंत्रिमंडलीय समितियों की जो सूची है वो अलग अलग समय में अलग अलग रही हैं। 1994 में 13 समितियां थीं, 2013 में 10 समितियां हुई, और वर्तमान में 8 हैं जो 2019 में परिवर्तित हुई। साथ ही जो समितियां होती हैं, जो अस्थायी समितियां होती हैं, उनका मैंने पहले आपको बताया कि आवश्यकता के अनुसार बनती और बदलती रहती हैं। प्रधानमंत्री उसकी समय और अनिवार्यता को ध्यान में रख करके ऐसी समितियों को बनाता है। तो साथियों, वर्तमान में 2019 में संशोधित कर जो तदर समितियां हैं, यानी मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, उनकी संख्या 8 रह गई है, और जो वर्तमान में है संख्या 8 है, जिसमें से एक है राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समितियां, राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समितियां, कोई भी राजनीतिक कार्य है तो वो कौन समिति देखती है? वो राजनीतिक मामलों की समितियां देखती हैं। राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति, संबंधित समिति देखती है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। यानी राजनीतिक मामलों के, ध्यान रहे, राजनीतिक मामलों के, आर्थिक मामलों के, मंत्रिमंडलियों की नियुक्ति मामले से, सुरक्षा संबंधी मामलों से जो इनके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। यहीं पे संसदीय मंत्रिमंडल, संसदीय मामलों के अध्यक्ष और आवास से संबंधित अध्यक्ष ये होते हैं गृह मंत्री। और उसके बाद निवेश एवं वृद्धि और रोजगार के कौशल, इसके भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 8 समितियां बनती हैं इनमें से 6 के प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष और 2 के होते हैं गृह मंत्री। अब राजनीतिक मामलों के जो समितियां हैं वो जितने भी राजनीतिक कार्य होते हैं देश में या विदेशों में, ये कौन देखता है? वो राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति देखती है। अर्थव्यवस्था से जितने से संबंधित कार्य होते हैं, चाहे वो बजट की बात हो, चाहे वो
बैंक से संबंधित कोई बात हो, अगर देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई बात है, देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर कोई बात है तो वो कौन देखरेख करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति देखती है। अगर किसी की नियुक्ति की जानी है, अब यहां पे नियुक्ति तो केवल क्या बताया गया है, नहीं किसकी नियुक्ति? तो राज्यपाल की नियुक्ति, सचिव की नियुक्ति, उच्च प्रशासनिक नियुक्ति, ये जो नियुक्तियां होती हैं ये मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति के माध्यम से होती हैं और इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और सुरक्षा संबंधी, ये तो देश की सुरक्षा की बात है तो प्रधानमंत्री होगा ही। और संसदीय मामलों के मंत्री और आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, यह गृह मंत्री का कार्य होता है, इसीलिए गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और निवेश, जैसे एफडीआई आता है, किसी चीज में निवेश, चाहे वो रक्षा संबंधी हो चाहे अन्य कोई वस्तु संबंधी, एफडीआई कह सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये सब आते हैं। इसको देखरेख किसकी में आता है? ये निवेश एवं वृद्धि पर मंत्रिमंडल समिति, और इसके भी अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। रोजगार और कौशल से संबंधित इनके भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। साथियों, जितनी भी मंत्रिमंडलीय समितियां थीं 8, उसमें से 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन 4 महत्वपूर्ण समितियों के जो कार्य हैं, जैसे नंबर 1 राजनीतिक मामलों से समितियां, राजनीति से संबंधित, राजनीति से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सारे मामले को देखरेख करती है राजनीतिक मामलों की समिति। और यह किसके नियंत्रण में देखा जाता है? प्रधानमंत्री के। नेतृत्व में देखा जाता है। और आर्थिक मामलों से संबंधित जितनी भी कार्यप्रणाली होता है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, इसकी देखरेख करती है आर्थिक मामलों से संबंधित समिति। और यह भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण है नियुक्ति समिति। इसमें सचिवालय, प्रशासनिक उच्च पद, इन सब की जो नियुक्ति होती है ये नियुक्ति समिति के अंतर्गत आता है। और ये तीनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चौथा जो संसदीय मामलों की समिति है, यह गृह मंत्री के अध्यक्षता में देख रेख रखती है। जो इससे संबंधित है, कोई भी संसदीय गतिविधि होता है, चाहे वो वोट का बात हो या संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित बात हो या देश के अंदर कोई भी मामले हों, जो संसदीय मामलों के अंतर्गत आता है, उसकी देखरेख गृह मंत्री के अंतर्गत किया जाता है। और ये 4 महत्वपूर्ण समितियां हैं जो मंत्रिमंडल से संबंधित हैं और इनके कार्य इससे संबंधित हैं। तो साथियों, यहीं पर मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिन लोगों ने
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।